तो कहानी की शुरुआत तुलसा गांव के एक बहुत ही बड़े माफिया ड्वाइट से होती है, जो कि अपने साथियों के साथ अपने ही पार्टनर के एक कसिनो में बहुत मजेदार पार्टी कर रहा था और उसका पार्टनर मिच वहां पर गाना भी गा रहा होता है। पर तभी अचानक से ड्वाइट की गर्लफ्रेंड स्टेसी, जो कि खुद एक FBI ऑफिसर थी, उसकी गवाही की वजह से काफी सारे पुलिस वाले आकर ड्वाइट को अपने साथ पकड़कर लेकर जाने लगते हैं। जो देखने के बाद ड्वाइट की बेटी टीना सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि असल में ड्वाइट कुछ महीनों पहले ही 25 साल की जेल काटकर जेल से बाहर आया था, जिसके बाद से अब जाकर उनकी लाइफ में खुशियां आनी चालू हुई थी। और अभी के टाइम पर ऐसा पंगा हो गया था कि पुलिस वाले ड्वाइट को पकड़कर एक बार वापस से जेल में लेकर जा रहे थे। अब वैसे ये इस कहानी का सेकंड सीजन है, जिसका फर्स्ट सीजन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और हर बार की तरह आपको उसका लिंक पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जेल में जाने पर ड्वाइट से उसका सारा सामान ले लिया जाता है, जिसके बाद उसे सेल के अंदर डाला ही गया था कि तभी अचानक से वहां पर एक बहुत ही खतरनाक कैदी ड्वाइट को आकर डराने की कोशिश करता है। शुरुआत में तो ड्वाइट उससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, जो देखने के बाद वो कैदी जाकर पास में मौजूद एक दूसरे कैदी को मारता है और साथ ही उसने सेल में मौजूद एक कैदी को बहुत बुरी तरह से पहले भी मारा हुआ था। मगर ड्वाइट अभी के लिए उस खतरनाक कैदी पर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए सीधा हर्लेन नाम के उस आदमी से बात करने लगता है, जिसको पहले के टाइम पर उस खतरनाक कैदी ने मारा था। तब हर्लेन से बात करके ड्वाइट को ये बात पता चलती है कि हर्लेन को असल में गवर्नमेंट के साथ ही स्कैम करने के लिए 8 साल के लिए जेल में भेजा गया था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के साथ $12.5 बिलियन में ग्रीन एनर्जी बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था। पर बाद में वो उन सारे के सारे पैसों को जुए में हार गया। पर जेल में आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कभी भी हर्लेन ने जेल के इन्वायरमेंट को नहीं झेला था और उसे इस तरह के कैदियों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तब उसकी हालत को देखने के बाद ड्वाइट उसको जेल में रहने के कुछ नियम के बारे में बताता है, जिसमें से सबसे बड़ा नियम ये था कि तुम्हें कभी भी किसी भी कैदी की कोई भी बात नहीं माननी है और अपने आप को ही सबसे ज्यादा ताकतवर दिखाना है। इतना बोलने के बाद ड्वाइट खुद ही उस खतरनाक कैदी के पास जाकर उसे बहुत बुरी तरह से मारता है और वापस से हर्लेन के पास आकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट के जेल में आ जाने की वजह से टीना बहुत ज्यादा परेशान थे, इसीलिए ये देखने के बाद गुडी सबसे पहले तो उसको घर में भेज देता है और कहीं ना कहीं उसे पता था कि ड्वाइट जेल से बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेगा, इसीलिए वो बाकी सबसे भी ज्यादा टेंशन ना लेने को बोलता है और उसके हिसाब से जब तक ड्वाइट बाहर नहीं आ जाता उनको उनके बिजनेस को बढ़ाते रहना चाहिए था। फिर अब इसके अगले दिन कोर्ट में ट्रायल के दौरान ड्वाइट किसी तरह से जज के सामने ऐसा दिखा देता है जैसे कि वो तुलसा में सिर्फ शरीफों की जिंदगी जीने के लिए आया था और इसीलिए शायद उसको बेल मिल जानी चाहिए थी, जिस पर वैसे तो जज को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ था, मगर अभी के लिए वो इस बात पर मान गया था कि वो $3 मिलियन के फाइन के बदले में ड्वाइट को कुछ समय के लिए बेल दे सकता है, मगर उसका केस इसी तरह से चलता रहेगा। तब टीना भी इस पर मान गई थी और उसने ड्वाइट को टेम्पररी बेल दिलवाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया था, जिससे अभी के लिए ड्वाइट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आगे जब ड्वाइट और साथी टीना कोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उस समय पर मीडिया वाले ड्वाइट को घेर कर उससे जानने की कोशिश करते हैं कि वो अभी के लिए भी चिकी के साथ काम कर रहा था या फिर नहीं। अब ड्वाइट को ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मगर अभी वो इस बारे में कुछ भी ना कहकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ स्टेसी को जब ड्वाइट के जेल से फ्री होने के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और अब वो किसी भी हालत में अपना ट्रांसफर किसी और शहर में करवाना चाहती थी। वहीं जैसा कि ड्वाइट अब चिकी को कोई भी पैसा नहीं दे रहा था, इसीलिए चिकी का दबदबा भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसी दौरान उसकी माफिया फैमिली में से ही एक जेरी नाम का एक बंदा उसके पास आकर उसको समझाता है कि चिकी को किसी भी हालत में बाकी सारे लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सारे लोग मिलकर चिकी को ही उसकी गैंग से बाहर निकलवा देंगे। अब इसी बात की वजह से चिकी भी सच में काफी ज्यादा परेशान था, पर कहीं ना कहीं उसे जेरी की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई होती, इसीलिए वो अभी के लिए उसको वहां पर से भेजने के बाद साइमन और अपने बाकी दोस्तों से बात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अभी जब टाइसन के साथ अपने बाकी दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उस समय पर 2 पुलिस वाले उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं, मगर टाइसन उन दोनों को जैसे तैसे चकमा देने के बाद ड्वाइट को अपने साथ लेकर सीधा मिच के बार में पहुंच जाता है। वहां पर मिच ने अपने एक बॉडी बिल्डर भाई माइकल को भी बुलाया हुआ था, जो कि देखने में सच में काफी ज्यादा खतरनाक था और ड्वाइट की गैंग की प्रोटेक्शन करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। ड्वाइट तब खुश होकर उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है और वहां पर अब उसकी बातों से बाकी सारे लोग जान पाते हैं कि ड्वाइट अब हर्लेन के प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट से लेकर उसको खुद पूरा करना चाहता था, जिसके बदले में उसे गवर्नमेंट की तरफ से तो थोड़े बहुत फायदे होते ही, पर प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो जमीन उसको मिलती वहां पर गांजे की खेती को करके वो अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते थे। अब वैसे ये आइडिया सच में काफी ज्यादा कमाल का था, मगर इन सब चीजों के बारे में ड्वाइट को अभी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, पर अभी के लिए वो इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचकर सीधा मार्गरेट के रेंच में पहुंच जाता है, जहां पर मार्गरेट से बात करने के बाद उसे कार्ल नाम के एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के बारे में पता चला था, जो कि इसी तरह के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को करके बहुत सारे पैसे कमाया करता था और साथ ही साथ उसने तुलसा के आसपास के शहरों में अपने इलीगल कामों के धंधे भी खोल रखे थे।
अब क्योंकि ड्वाइट को कार्ल से मिलने के बाद बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था, इसीलिए ड्वाइट मार्गरेट के साथ अगले दिन होने वाली एक पार्टी में जाने का डिसाइड करता है जहां पर कार्ल भी आने वाला था। कैब इसके बाद ड्वाइट वहां पर से टाइसन के साथ कहीं पर जा ही रहा था कि तभी अचानक से वापस से वही दो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं, जो देखकर ड्वाइट इस बार डायरेक्ट उनसे बात करता है। वो दोनों असल में स्टेसी की सेफ्टी के लिए ड्वाइट को वहां पर धमकाने के लिए आए थे कि वो स्टेसी से ज्यादा दूर रहे। और ये सुनने के बाद तो ड्वाइट को सच में काफी ज्यादा अजीब लग रहा था कि स्टेसी उसके जेल से बाहर आ जाने की वजह से उससे डर रही है। इसीलिए वो रात के समय में डायरेक्ट उसके घर में जाकर उससे बात करते हुए उसको समझाता है कि वो किसी भी हालत में स्टेसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और पुलिस वालों ने बस उसका इस्तेमाल करके उससे ड्वाइट को फंसवाने की कोशिश करी थी ताकि वो उसकी मदद से ज्यादा पैसे कमा सके। अब ये बात सुनने के बाद तो स्टेसी को सच में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और उसको ये बात भी समझ आ गई थी कि ड्वाइट उससे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन ड्वाइट अब उससे ज्यादा देर तक बात ना करके अपनी गाड़ी में जाकर टाइसन के साथ मजाक करने लग गया था, जिसके बाद वो दोनों ही अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। कैरविस के अगले दिन सुबह ड्वाइट और साथी टाइसन सीधा बुद्धि की नई शॉप में पहुंच जाते हैं, जहां पर बुद्धि ने अपनी दुकान में और भी काफी सारी नशीली चीजों को शामिल कर लिया था और ड्वाइट को उसका ये प्लान बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसी दौरान वो बुद्धि और साथी जिमी से बात करते हुए उनको ये बात भी बता देता है कि अब वो खुद ही गांजे की खेती करने के बारे में भी सोच रहा था। और ये बात सुनने के बाद तो जिमी और साथी बुद्धि भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। और क्योंकि आज रात ही ड्वाइट को मार्गरेट के साथ उस बहुत ही शानदार पार्टी में जाना था, इसीलिए वो बुद्धि के साथ साथ अपनी पूरी कोर टीम को तुलसा के एक बहुत ही बड़े दर्जी के पास भेजता है, जिसने थोड़ी ही देर में उन सभी के लिए बहुत ही शानदार सूट बनाकर तैयार कर दिए थे। और उसके बाद वो सभी पार्टी वाली बिल्डिंग के बाहर जाकर ड्वाइट का वेट करने लग गए थे। लेकिन ड्वाइट से पहले वहां पर बहुत ज्यादा नशे की हालत में एरमेंट पहुंच जाता है, जिसने नशे में होने की वजह से वहां पर खड़ी एक गाड़ी को भी ठोक दिया था, जो देखकर वहां का पार्किंग बॉय उससे उस गाड़ी को सही करवाने को बोलने लगता है। मगर तभी वहां पर ड्वाइट की एंट्री हो जाती है, जो कि उस पार्किंग बॉय को पैसे देने के बाद समझाता है कि अंदर मौजूद लोग नशे की हालत में जब बाहर आएंगे तो उस दौरान उनका ध्यान इस गाड़ी के स्क्रैच पर नहीं जाएगा, और अपने घर पर पहुंचने के बाद अगले दिन सुबह उठने पर उन्हें ऐसा ही लगेगा कि रात में नशे की हालत में उन्होंने ही गाड़ी को ठोक दिया होगा। तब ये बात सुनने के बाद वो पार्किंग बॉय भी पैसे लेकर वहां पर से चला जाता है, और फिर ड्वाइट सभी लोगों से बात करते हुए उन्हें समझाता है कि पार्टी में जाकर उन्हें बहुत ज्यादा प्रोफेशनली बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर सच में बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग आए हुए थे। कैरब अंदर जाने के बाद वो लोग पार्टी में इधर उधर होकर फ्री का खाना एंजॉय करने लगते हैं, मगर उस समय पर भी एरमेंट का मूड काफी ज्यादा खराब था। और बाद में ड्वाइट को उससे बात करके पता चलता है कि असल में एरमेंट की वाइफ को एरमेंट का ड्वाइट के साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी बात की वजह से उसकी और उसकी वाइफ की बहुत बुरी तरह से लड़ाई हो चुकी थी, और जल्दी ही उसकी वाइफ का उसके साथ डिवोर्स भी होने वाला था। ये बात जानने के बाद ड्वाइट को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है, और वो इस बात को भी समझ जाता है कि इसी वजह से एरमेंट ने इतनी ज्यादा पी हुई है, पता कि अभी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसीलिए वो एरमेंट को घर जाकर थोड़ा सा आराम करने को बोलता है और खुद पार्टी में कार्ल के पास पहुंच जाता है। तो मार्गरेट तो वहां पर ड्वाइट को कार्ल के साथ इंट्रोड्यूस करवा के थोड़ा सा साइड में चली गई थी, लेकिन ड्वाइट जब कार्ल से बात करते हुए उसे अपने प्लान के बारे में बताने की कोशिश करता है तो उस समय पर कार्ल उसकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और साथ ही ड्वाइट को उल्टा सीधा बोलते हुए ये भी सलाह देता है कि उस जैसा छोटा माफिया उन जैसे बड़े बड़े माफिया से दूर रहे, नहीं तो वो उसको खत्म करके कहां पर फेंक देंगे, किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। अब ये बात सुनने के बाद तो ड्वाइट को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो मार्गरेट के सामने जरूरी काम का बहाना बनाते हुए वहां पर से तुरंत निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ गुडी को अचानक से जेरी का कॉल आता है, जिसको चिकी ने पकड़कर बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रखा था। तब गुडी को ये बात समझ आ गई थी कि पक्का जेरी की कोई बात चिकी को पसंद नहीं आई होगी, और इसीलिए वो उसको इतनी बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। पर अभी वो उसको बचाने के लिए चिकी से बात कर पाता उससे पहले ही चिकी कॉल पर ही जेरी को शूट करके खत्म कर देता है, जो जानने के बाद गुडी को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि जेरी सच में उसका बहुत अच्छा दोस्त था। अब इसके अगले दिन जब ड्वाइट अपने होटल से बाहर निकलता है तो एक बार वापस से उसको काफी सारे रिपोर्टर्स ने घेर लिया था, मगर ड्वाइट उन्हें इग्नोर करते हुए सीधा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। पर बाद में उसको पता चलता है कि असल में उसके केस के बारे में न्यूज़पेपर में भी छपने लग गया था, और साथ ही लोग उसको कहीं ना कहीं तुलसा का माफिया और साथ ही किंग मानने लग गए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही इस बारे में कार्ल को पता चलता है तो वो तुरंत ही सीधा बिल नाम के एक बंदे को कॉल करता है, जिसका तुलसा और उसके आसपास के गांव में काफी ज्यादा दबदबा था, और उसके हिसाब से तुलसा के साथ साथ उसके आसपास के सारे गांव उसके अंडर में आते थे। तब कार्ल वहां पर बिल को ड्वाइट के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके हिसाब से ड्वाइट को इस जगह पर बिजनेस करने के बदले में उसको भी कुछ पैसे देने चाहिए थे, लेकिन उसने तो बिल से इस बारे में पूछा तक नहीं था। अब ये बात जानने के बाद बिल अपने एक काउबॉय साथी को मिच के बारे में भेजता है ताकि वो ड्वाइट के बारे में थोड़ी सी चीजें पता करके आ सके।
वहां पर जाने के बाद वो बंदा गैम्बलिंग करने के बहाने लगातार ड्वाइट के ऊपर नजर रख रहा था, मगर अपनी बाजी हार जाने के बाद वो ड्वाइट को घूरता हुआ वहां पर से निकल जाता है। मगर ड्वाइट को तो अभी इन सब चीजों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं लगा था। अब इसके अगले दिन ड्वाइट टीना को अपने साथ एक बहुत ही शानदार एरिया में लेकर जाता है, जहां पर उसने टीना के रहने के लिए एक बहुत ही शानदार घर को 2 साल के लिए लीज पर लिया था, जो घर सच में टीना को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो ड्वाइट से बहुत ज्यादा खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ बिल के काउबॉय वाले आदमी ने उसके पास पहुंचकर उसको बता दिया था कि ड्वाइट ने तुलसा में सच में एक बहुत ही शानदार कसिनो खोला है और वहां पर से ही वो दिन का अच्छा खासा पैसा कमाता होगा। अब ये बात जानने के बाद तो बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसे अब किसी भी हालत में ड्वाइट के बिजनेस में से पार्टनरशिप चाहिए थी। दूसरी तरफ कार्ल को अब तक ये बात तो समझ आ गई थी कि ड्वाइट आगे चलकर उसके बिजनेस में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन बन सकता है। इसीलिए वो डायलन नाम के एक बहुत ही बड़े वकील के पास आया होता है, जिससे वो ड्वाइट के खिलाफ में ड्वाइट के केस को लड़ने को बोल रहा था, ताकि किसी भी हालत में ड्वाइट को कम से कम नहीं तो 10 साल की जेल करवाई जा सके। अब डायलन उसकी बात को तुरंत मान गया था, इसीलिए कार्ल इससे बहुत ज्यादा खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ एरमंड और साथी टाइसन जब आपस में बातें कर रहे थे तो उनके दिमाग में पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार तरीका आया था, जिसमें वो अपने साथ मिच और साथी फ्रेड को भी शामिल करने का डिसाइड करते हैं। उतने में ही ड्वाइट वहां पर आकर मार्गरेट के साथ फ्लर्ट करने लग गया था, जिसके बाद वो अपने केस को लड़ने के लिए सीधा कोर्ट में चला जाता है, क्योंकि उसने जेल में बिताए 25 सालों के अंदर काफी सारी लॉ की किताबों को पढ़ा था, जिसकी वजह से उसके पास कानून की अच्छी खासी नॉलेज थी और अभी के लिए वो अपने केस को खुद ही लड़ने वाला था। उतने में ही वहां पर डायलन भी पहुंच गया था, जो कि ड्वाइट के खिलाफ उसके केस को लड़ने वाला था। और इतने छोटे केस में इतने बड़े वकील को देखने के बाद तो जज भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इस बारे में टीना को पता चलने पर वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उसको डर लग रहा था कि कहीं ड्वाइट को वापस से जेल ना हो जाए। इसीलिए वो ड्वाइट की बहन जोना को कॉल करके उससे बात करते हुए उसे तुलसा में बुला लेती है, जहां पर आने के बाद जोना ड्वाइट के बिजनेस को ही बढ़ाने में उन लोगों की मदद करने वाली थी। और टीना को सच में ये बात जानने के बाद बहुत ज्यादा खुशी होती है। वहीं दूसरी तरफ बिल को अभी भी यही लग रहा था कि शायद ड्वाइट अभी भी चिकी की फैमिली के लिए ही काम करता होगा, इसीलिए वो चिकी को कॉल करके उसे बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है। और साथ ही अब उसने चिकी को बता दिया था कि उसे ड्वाइट के तुलसा वाले बिजनेस में से प्रॉफिट चाहिए, पर चिकी ने भी अभी उसको सारी सच्चाई नहीं बताई थी और अभी वो बिल को थोड़े समय का वेट करने को बोलता है, जिसके बाद ही वो उसे कॉल करके सारी बातें करने वाला था। और अभी के लिए वो बुद्धि के साथ बात करते हुए उसको बताता है कि अगले दिन वो एक बहुत ही बड़े इंसान से मिलने के लिए जा रहा था, जो कि गवर्नमेंट वाली प्रोजेक्ट में उसकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता था। दूसरी तरफ जैसा कि सुबह टाइसन और साथी एरमंड ने डिसाइड करा था कि वो थोड़े से और पैसे कमाएंगे, तो उसके लिए वो लोग टोनी के ही शोरूम में जाकर उसकी गाड़ी के कुछ पार्ट चुराने वाले थे। तो वो बाहर लगी वायरिंग को काटने के बाद गाड़ी के शोरूम के अंदर घुस जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने अंदर जाकर सभी गाड़ी के नीचे लगे एक प्लेटिनम के पार्ट को काट लिया था और उसको ही बेचकर उन्हें बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। अब अगले दिन जब टोनी को इस बारे में पता चलता है कि उसकी गाड़ी के नीचे लगे प्लेटिनम के पार्ट्स को किसी ने चुरा लिया है, तो वो सच में काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं सुबह सुबह ड्वाइट अभी के लिए हर्लिन से मिलने के लिए जेल में गया था, जहां पर उससे उसके प्रोजेक्ट को खरीदने के लिए उसे $7.5 मिलियन ऑफर करता है। और उन पैसों के एक छोटे से हिस्से को देखकर हर्लिन बहुत आराम से जेल में अपने 8 साल के टाइम को शानो शौकत से निकाल सकता था। अब इस पर हर्लिन ना चाहते हुए भी मान तो गया था, मगर ड्वाइट के पास अभी इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बैंक में जाकर $7.5 मिलियन के लोन की डिमांड करता है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी पहली दिक्कत तो ये थी कि उनके शहर में मौजूद बैंक किसी को भी ज्यादा से ज्यादा $3 लाख तक का ही लोन दे सकता था, और दूसरी ये कि ड्वाइट के पास उस लोन को लेने लायक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे। इसीलिए वो बैंक वालों को गालियां देता हुआ बाहर जाता है और अपने घर में जाकर परेशान होने लगता है। उतने में ही जोना अपने झोले झंडे को टांग कर उसके घर पर आ गई थी, जो कि उससे बातें करते हुए उसको बता देती है कि आगे चलकर वो भी उसके बिजनेस में उसकी मदद करेगी। ड्वाइट को भी ये बात जानने के बाद काफी ज्यादा खुशी हुई थी, पर तब जोना उसको ये भी सलाह देती है कि शायद उसको डायलन के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए और अपने आप को फ्री करवाने के लिए थोड़ी सी रिश्वत देकर इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। तब ड्वाइट भी इस पर मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जेल जाने से इस बार टीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता। पर अभी के लिए वो वहां पर से सीधा मिच के बार में चला गया था, जहां पर अचानक से उसके पास टोनी पहुंच जाता है, जिसने बातें करते हुए उसको बता दिया था कि पिछली रात उसकी गैराज में खड़ी सारी की सारी गाड़ियों में से किसी ने प्लेटिनम के पार्ट्स को चुरा लिया है। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को काफी ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही टाइसन और बाकी सारे लोगों ने उसको इशारे करके सारी सच्चाई बता दी थी, जो जानने के बाद वैसे तो ड्वाइट टोनी को सारी सच्चाई नहीं बताता, पर हाँ उसने टोनी से इतना वादा तो कर ही दिया था कि वो किसी भी हालत में चोरों का पता लगवाकर उसके आधे प्लेटिनम पार्ट्स को तो वापस करवा देगा। मगर इसके बदले में उसे टोनी से जोना और साथी टीना के लिए 2 गाड़ियां चाहिए थी, जो देने के लिए टोनी बहुत ही आराम से मान जाता है।
फिर उसके जाने के बाद ड्वाइट मिच से बातें करते हुए टोनी के आधे पार्ट्स को वापस करने को बोलता है, क्योंकि टोनी सच में एक बहुत ही ईमानदार इंसान था और शायद ड्वाइट के साथियों को उसके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। खैर तो मिच भी इस पर मान जाता है और ड्वाइट वहां पर से डायलन से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर डायलन से बातें करते हुए अचानक से उसकी नजर एक पेपर पर पड़ती है जिस पर कार्ल का नाम लिखा हुआ था। और उसको देखने के बाद ड्वाइट इस बात को समझ गया था कि डायलन को इस केस में किसी और ने नहीं बल्कि कार्ल ने भेजा है। दूसरी तरफ मिच अभी के लिए टोनी के पास गया हुआ था, जहां पर उससे बात करते हुए उसको उसके आधे प्लेटिनम के पार्ट्स वापस कर देता है, मगर उसने जानबूझकर उसको ये बात नहीं बताई थी कि उन पार्ट्स को किसने चुराया था। अब उसी समय पर मिच को टोनी से बात करके ये बात भी पता चलती है कि असल में अभी के टाइम पर कार का बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलता था, लेकिन वो अपनी बीवी की वजह से अपने बिजनेस को बेचकर फ्लोरिडा में शिफ्ट होना चाहता था। ये बात जानने के बाद मिच के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस बारे में ड्वाइट से बात करेगा ताकि ड्वाइट ही टोनी के गैराज को खरीद ले। खैर रात के समय में ड्वाइट जोना को लेकर अपनी बाकी सारी टीम से मिलवाता है, जो सारे के सारे बुद्धि की नई शॉप में पार्टी कर रहे थे। और उस समय पर जोना को ये बात जानकर बहुत ज्यादा शौक लगा था कि तुलसा गांव में नशे करने वाले सारे सामान पूरी तरह से लीगल हैं। इसी बात की खुशी में वो दुनिया भर के नशे करने के बाद खुद भी भंड हो जाती है। फिर इसके थोड़ी ही देर बाद वहां पर जेली नाम का एक बहुत ही बड़ा पॉप स्टार आ जाता है, जिसको भी वहां पर मौजूद नशीली चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वो चाहता था कि ड्वाइट के लोग उसके कॉन्सर्ट के बाहर आकर अपने सारे नशीले सामान को बेचें। इससे उन लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होता, इसीलिए ड्वाइट को भी ये बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। और इसके बाद जेली सबको वहाँ पर अपना एक सॉन्ग भी सुनाता है, जो सुनकर सब और ज्यादा खुश हो गए थे। फिर रात ज्यादा होने की वजह से टाइसन ड्वाइट को लेकर उसके होटल की तरफ जाने लग गया था, जहाँ आज भी ड्वाइट के होटल के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, जिनको ड्वाइट अभी के लिए फेस नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो रात में टाइसन के घर पर जाकर सो जाता है। फिर सुबह उठने पर जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है तो उस समय पर टाइसन का पिता मार्क ड्वाइट के सुर्खियों में आने की वजह से इतना ज्यादा खुश नहीं होता और वो गुस्से में अखबार को वहां पर पटक कर वहां पर से चला जाता है। तब ड्वाइट को अखबार पढ़ने पर यह बात भी पता चलती है कि तुलसा गांव के पास के ही एक दूसरे गांव में काफी सारे चाइनीज लोग आए हुए थे, जो कि धीरे धीरे गांजे की स्मगलिंग को बढ़ा कर अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गांजा माफिया बनते जा रहे थे। ये बात जानने के बाद ड्वाइट थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर उसका सामना उन लोगों से भी हो सकता था। दूसरी तरफ जैसा कि जेरी की मौत की वजह से गुडी अभी भी काफी ज्यादा परेशान था, इसीलिए वो गुस्से में चिकी को कॉल करके उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। मगर चिकी के हिसाब से तो गुडी को अब उसकी तरफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि जल्दी ही वो बिल के साथ में एक डील को करने के बाद ड्वाइट को पूरी तरह से खत्म करवा देने वाला था और उसके बाद तुलसा के ऊपर भी उसका ही राज होता। अब क्योंकि बिल सच में एक बहुत ही खतरनाक आदमी था, तो गुडी सच में उसके नाम को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अब वो ड्वाइट को खत्म करने में चिकी का साथ देने के लिए मान गया था। इसलिए तब चिकी उससे बात करते हुए उसको ये बात बताता है कि जल्दी ही बिल ड्वाइट से मिलने के लिए आने वाला था और सबसे पहला काम गुडी का यही था कि वो चिकी को मीटिंग में होने वाली सारी बात बताए। अब इतनी देर तक गुडी को कॉल पर बात करता हुआ देखकर मिच को उसके ऊपर थोड़ा सा शक तो होता है, मगर कॉल के कटने के बाद जैसे तैसे गुडी बातों को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ एयरमैन की वाइफ क्लारा ने फाइनली एयरमैन के साथ डिवोर्स ले लिया था और साथ ही उसने एयरमैन को ड्वाइट के साथ काम करने की वजह से बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भी बोला था, जिससे एयरमैन को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ मिच और साथ ही ड्वाइट अभी के लिए एक बार में बैठे हुए थे, जहां पर मिच ड्वाइट से बातें करते हुए उसको टोनी का शोरूम खरीदने की सलाह देता है, क्योंकि उन्हें शोरूम के नाम पर एक बहुत ही बड़ा लोन मिल सकता था और मिच ने पहले के टाइम पर भी अपनी अंकल की कार शॉप पर काम करा था, तो उसे गाड़ियों को बेचना, गाड़ियों की सर्विस करना और गाड़ियों को कम पैसों में बाकियों से खरीदना बहुत अच्छे से आता था। ये बात जानने के बाद ड्वाइट को सच में बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो कुछ दिनों के अंदर अंदर टोनी के शोरूम को खरीदने का प्लान बना लेता है। वहीं मार्गरेट के रेंच में एक बार वापस से कॉल आया था, जो कि मार्गरेट से बातें करते हुए उसको ड्वाइट के बारे में काफी ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है और कहीं ना कहीं कॉल की बातों से ये चीज भी समझ आ रही थी कि उसे मार्गरेट का ड्वाइट को पसंद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मगर मार्गरेट तो इस बात पर ध्यान न देते हुए उसे उल्टा सीधा बोलकर वहां पर से निकल जाती है। मगर उसी समय पर कॉल की नजर अचानक से एयरमैन के ऊपर पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अभी के लिए टीना के घर में और भी काफी सारे फर्नीचर को ऐड करवा रहा था, मगर तभी अचानक से वहां पर वैन नाम का टीना का पड़ोसी आकर ड्वाइट से $100 का फाइन भरने को बोलता है, क्योंकि उनका गैराज पिछले 20 मिनट से ओपन था। अब ड्वाइट तो उसकी हरकतों को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया था, पर रियलिटी तो ये थी कि असल में वैन को ड्वाइट की सच्चाई के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। इसीलिए ड्वाइट भी अभी चुपचाप $100 का फाइन भर के टीना के घर में ही चला जाता है, जहाँ पर वो टीना के बच्चों के साथ खेलते हुए टीना और जोना से बातें कर रहा था। और कहीं ना कहीं टीना और साथी जोना अगले दिन के लिए परेशान थे, क्योंकि अगले दिन ही फैसला होने वाला था कि ड्वाइट को फ्री करा जाएगा या फिर उसको जेल होगी। तो ड्वाइट उन लोगों से टेंशन ना लेने को बोलता है और अगले दिन तैयार होकर सुबह सुबह टाइसन के साथ कोर्ट की तरफ जाने लगता है। मगर तभी अचानक से वैन नाम का वो बंदा उनके पास वापस से आ गया था
क्योंकि इस बार टीना के घर के बाहर मौजूद गार्बेज कैन का ढक्कन काफी समय से खुला था और उसके लिए उन्हें $150 का फाइन लगने वाला था। असल में इस सोसाइटी के वैन ने कुछ अलग ही रूल्स बनाए हुए थे और उन्हें किसी भी हालत में उन रूल्स को फॉलो करने की जरूरत थी। इसीलिए ना चाहते हुए भी ड्वाइट चुपचाप उसे $150 का फाइन दे देता है और वहां पर से टाइसन के साथ सीधा कोर्ट में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ कार्ल ने एरमेंड को मिलने के लिए बुलाया था, जहां पर वो उसकी बातों को सुनने के बाद समझ जाता है कि एरमेंड के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है। ये बात जानने के बाद सीधा कार्ल ने उसके सामने $30,000 रख दिए थे, जिसके बदले में आगे चलकर उसे ड्वाइट की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो बताने के लिए ना चाहते हुए भी एरमेंड मान जाता है, क्योंकि सच में उसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और साथ ही उसे ड्वाइट को उसका हफ्ता भी देना था। वहीं ड्वाइट ने आज अपने आप को फ्री करवाने के लिए सीधा स्टेसी को ही कटघरे में बुला लिया था, जहां पर स्टेसी से बात करते हुए वो किसी तरह से इस चीज को साबित कर देता है कि उसने पिछले पार्ट में स्टेसी को जो क्रिप्टो करेंसी दी थी वो असल में उसकी नहीं थी, पर क्योंकि स्टेसी ने हर जगह पर उसकी बहुत ज्यादा मदद करी थी, इसीलिए उसने एज अ गिफ्ट के रूप में वो क्रिप्टो करेंसी उसको दे दी थी। और क्योंकि पहले के टाइम पर उस क्रिप्टो करेंसी को क्लेम करने वाला भी कोई भी मौजूद नहीं था, इसीलिए सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जज ड्वाइट को फाइनली बाइज्जत बरी कर देता है, जिससे ड्वाइट और उसके साथी सच में बहुत ज्यादा खुश हुए थे। मगर डायलन तो वहां पर से अपना उतरा हुआ मुंह ले जाकर सीधा इस बारे में कार्ल को बताता है और कार्ल तो ये सब जानने के बाद और ज्यादा गुस्से में आ गया था। वहीं ड्वाइट अभी के लिए कोर्ट रूम से बाहर निकलने के बाद स्टेसी से बात करता है, जहां स्टेसी से बात करके उसको ये बात पता चली थी कि स्टेसी का ट्रांसफर अब अलास्का में हो गया है। इतना बताने के बाद स्टेसी वहां पर से चली जाती है और तभी ड्वाइट को गुडी का कॉल आता है, जिसने कॉल करके उसको बता दिया था कि उससे बिल मिलने के लिए आया है। ये बात जानने के बाद ड्वाइट तुरंत ही जल्दी से मिच के कसिनो में पहुंचता है, जहां पर जाने के बाद जब उसकी मुलाकात बिल से होती है तो बिल डायरेक्ट उससे उसके बिजनेस में हिस्सा मांगता है। पर जैसा कि ड्वाइट इस बात को जानता था कि पहले भी बिल और साथ ही बहुत ही बड़े बड़े माफिया के पास तुलसा में आकर यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे तरीके थे, मगर उन्होंने इस जगह को छोटा मानकर इस जगह पर बिल्कुल भी कदम नहीं रखा और अभी के लिए वो बस उसके प्रॉफिट को देखकर यहाँ पर अपने पैर जमाना चाहते हैं। इसीलिए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ड्वाइट बिल को एक फूटी कौड़ी देने से भी साफ इनकार कर देता है, जिससे गुस्से में आकर बिल वहां पर से ड्वाइट को धमकाते हुए जाने लग गया था। मगर ड्वाइट के हिसाब से तो वो बिल से लड़ाई करने तक के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब ड्वाइट के आज पूरी तरह से फ्री होने की खुशी में मिच के क्लब में पार्टी की तैयारी हो रही थी, पर उसी दौरान अचानक से गुडी को वापस से चिकी का कॉल आता है, जिससे बात करने के बाद गुडी को ये बात पता चली थी कि बिल आज रात में पार्टी के टाइम पर अपने कार्ल नाम के एक बंदे को ड्वाइट से बात करने के बहाने भेजेगा और गुडी को किसी भी हालत में ड्वाइट को कार्ल के पास लेकर जाना होगा और कार्ल उसी समय पर ड्वाइट को खत्म कर देगा। ये बात जानने के बाद गुडी को थोड़ा सा डर लग रहा होता है, मगर चिकी के बहुत ज्यादा बोलने पर वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वैन अभी के लिए जब अपने घर में बैठा होता है तो उस समय पर ड्वाइट की रिहाई के बारे में न्यूज चल रही थी और अब जाकर वैन को भी ये बात समझ आ गई थी कि ड्वाइट असल में एक बहुत ही बड़ा माफिया है। और ये सब देखने के बाद तो वैन की फट के 4 से 64 हो गई थी। वो तब तुरंत ही टीना के घर के बाहर जाकर ड्वाइट से बात करते हुए उससे माफी मांगता है और साथ ही उसने डरते हुए उससे ये तक बोल दिया था कि आगे चलकर ना तो उसे इस सोसाइटी के रूल को फॉलो करने की जरूरत है और ना ही उसे गलती हो जाने पर किसी भी तरह के फाइन को भरने की जरूरत है। इतना बोलने के बाद वो तुरंत ही वहां पर से 9-2-11 हो जाता है और उसकी इस हरकत को देखने के बाद तो ड्वाइट, टीना और बाकी सारे जने बहुत ज्यादा हंसने लग गए थे। वहीं रात के समय में मिच के क्लब में ड्वाइट और उसके सारे दोस्त बहुत अच्छे से पार्टी कर रहे थे, जिस दौरान गैम्बलिंग करते हुए मार्गरेट का बहुत ज्यादा फायदा होता है और इससे मार्गरेट और ड्वाइट दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। उस समय पर मिच एक बहुत ही शानदार सॉन्ग भी गा रहा था, जिसको सुनने के बाद टीना को सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं वो मिच से इम्प्रेस होते हुए उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होती जा रही थी। खैर तो मार्गरेट ड्वाइट से बातें करते हुए उससे डांस करने को पूछती है, जिस पर ड्वाइट तो मान गया था, मगर तभी अचानक से गुडी उसके पास आकर उसे बाहर मौजूद कार्ल के बारे में बताता है, जो कि बिल की तरफ से उससे बात करने के लिए आया था। तब ना चाहते हुए भी ड्वाइट उससे बात करने के लिए मान जाता है और इसके बाद वो मार्गरेट से वेट करने को बोलकर गुडी के साथ बाहर जाने लग गया था। मगर बाहर जाने से पहले वो थोड़ा सा दूर खड़े बिगफुट को इशारा कर देता है और उसी समय पर एरमेंड उसके पास आकर उसको लगभग $10,000 देता है, जो कि इस साल का पूरा हफ्ता था। अब वैसे तो ड्वाइट को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि एरमेंड के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, मगर एरमेंड के हिसाब से तो उसने ये सारे पैसे जुए में जीते थे। तो ड्वाइट भी उससे पैसे लेते हुए इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहां पर से सीधा जाकर कार्ल से बात करने लग जाता है। लेकिन उनकी बातों के दौरान गुडी ने अचानक से अपने रामपुरी चाकू को निकाल लिया था, जिसके बाद कार्ल भी ड्वाइट के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उससे पहले ही बिगफुट पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है और गुडी सीधा कार्ल के ऊपर ही लगातार हमला करते हुए उसको खत्म कर देता है। मतलब कि असल में गुडी कभी ड्वाइट को धोखा देने ही नहीं वाला था और उसने पहले ही ड्वाइट को इस हमले और साथ ही चिकी की बातों के बारे में सारी चीजें बता दी थी।
अब ड्वाइट इसके बाद टाइसन से कार्ल की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने को बोलता है और अंदर जाकर मार्गरेट के साथ डांस करने लग जाता है। उस समय पर मार्गरेट ने उसके चेहरे पर लगे थोड़े से खून के दाग को हटाया था, पर पास में खड़ी जोना ये चीज देखने के बाद थोड़ा सा डर गई थी। अब लगातार काफी देर तक डांस करने के बाद ड्वाइट पूरी रात मार्गरेट के साथ एक्सरसाइज भी करता है और सुबह सुबह उसको एक टाइट हक करने के बाद शरीफ लॉन्डो की तरह सीधा अपने काम को करने के लिए निकल जाता है। वहीं ड्वाइट ने कार्ल की डेड बॉडी को बिल के घर के बाहर ही फेंकवा दिया था, जिस पर सुबह बिल की नजर पड़ने पर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। खैर, कार्ल की बॉडी को बिल के घर के बाहर फेंकने के बाद टाइसन जब अपने घर पर आता है तो उस समय पर उसने पहली बार किसी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाया था, इसीलिए अभी उसको थोड़ा सा अजीब फील हो रहा था। तो वो अपने कपड़े पर लगे खून को छुपाते हुए सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। और दूसरी तरफ अब तक बिगफुट ने भी ड्वाइट को बता दिया था कि उसने ड्वाइट के कहे अनुसार कार्ल की डेड बॉडी को बिल के घर के बाहर ही फेंका है। ये बात जानने के बाद ड्वाइट वहां पर से टीना के घर में चला जाता है, जहां जाने पर जोना उससे बात करते हुए पिछली रात के बारे में सारी चीजें जानने की कोशिश करती है। तो ड्वाइट भी उसको सारी चीजें बता देता है कि किस तरह से बिल उनके बिजनेस में से हिस्सा चाहता है। अब ये बात जानने के बाद जोना सच में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ड्वाइट ने पिछली रात बिल के आदमी को ही जान से मार दिया था और हो सकता था कि इसी बात के गुस्से की वजह से बिल आगे चलकर ड्वाइट और उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तब ड्वाइट भी इस बात को सुनने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ बिल बहुत ज्यादा गुस्से में सीधा चिकी के पास कॉल करता है और तब वो सबसे पहले तो चिकी को ही बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलता है, क्योंकि उसके गुडी के उनके साथ होने की ही गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से बिल का एक आदमी मारा गया था। और साथ ही अब बिल इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो किसी भी हालत में ड्वाइट को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता था। अब ड्वाइट को भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बारे में अंदाजा होता है, इसीलिए वो सबसे पहले तो अपने बाकी सारे साथियों को बुदी की शॉप में मीटिंग करने के लिए बुलाता है, जहां पर सबके आने के बाद ड्वाइट ने वहां पर मौजूद सभी कस्टमर को बाहर जाने के लिए बोल दिया था। इसके बाद उसने सबसे बात करने के बाद बिल की हरकत के बारे में उन्हें बता दिया था, जो जानने के बाद बुद्धि तो सच में बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि बिल एक बहुत ही खतरनाक आदमी था और बुद्धि तो किसी भी हालत में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहता था। तब टाइसन सबसे पहले तो उसके ऑफिस में जाकर उससे बात करता है और बाद में वो बाहर आने के बाद सभी लोगों को मोटिवेट भी करता है कि उन्हें किसी भी हालत में ड्वाइट का साथ देना होगा। तब सभी लोग एक बार वापस से पूरी तरह से मोटिवेट होकर ड्वाइट का साथ देने के लिए मान गए थे और अब वो आगे आने वाली किसी भी मुसीबत से एक साथ मिलकर लड़ने को तैयार थे। अब जैसा कि ड्वाइट के अब तक गवर्नमेंट वाले प्रोजेक्ट को भी अप्रूव कर दिया गया था, इसीलिए ड्वाइट अभी इस बारे में एरमेंट को बताकर अपने बाकी साथियों के साथ उस साइट को देखने के लिए जाने लगता है और अभी के लिए एरमेंट वहां पर से मार्गरेट के रेंच में काम करने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ गुडी अभी के लिए जब अपने घर की तरफ जा रहा था तभी उसको गाड़ी में एक आदमी दिखाई देता है, जो कि उसके हिसाब से शायद उसका पीछा कर रहा था। इसीलिए गुडी भी खुद डरते हुए उस आदमी को डराने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो आदमी भी वहां पर से अपनी गाड़ी को लेकर तुरंत निकल जाता है। वहीं कार्ल को अचानक से ये बात पता चली थी कि उसके पार्टनर जैकी ने उससे बिना पूछे उसके फार्म के अंदर काफी सारी और भी नशीली पदार्थों की खेती लगा दी थी, जो चीज कार्ल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो जैकी को उन सारी चीजों को हटाने के लिए बोलता है। तब जैकी भी ऐसा करने के लिए मान तो गया था, मगर अभी के लिए उसने अपने फार्म में काम करने वाले 2 चोरों को भी पकड़ा था, इसीलिए वो कार्ल के साथ उन्हें सजा देने के लिए जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपने फार्म में बिल अभी के लिए शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी अचानक से उसकी बीवी लिंडा उसके पास आकर उस कार्ल के बारे में पूछती है, जिसका गेम ड्वाइट और उसके साथ ही मिलकर पहले ही बजा चुके थे। लेकिन जब बिल अभी के लिए उसके बारे में कोई भी जवाब नहीं दे पाता तो लिंडा इस बात को समझ जाती है कि कार्ल पक्का मारा गया होगा। वहीं दूसरी तरफ ड्वाइट अपने साथियों के साथ नशे वाले लॉलीपॉप को चूसते हुए अपने फार्म की तरफ जा रहा था, जहां रास्ते में ड्वाइट की बातें सुनने के बाद सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था और कहीं ना कहीं बुद्धि को इस बात का भी एहसास हो रहा था कि इससे अच्छी टीम उसको कहीं पर भी नहीं मिल सकती। वहीं दूसरी तरफ कार्ल अभी के लिए जाकर एक बार वापस से एरमेंट से मिलता है, जहां पर उसने एरमेंट को थोड़े से और पैसे दिए थे और अभी के लिए वो उससे ड्वाइट के बारे में ये जानना चाहता था कि ड्वाइट अपने गांजे को कहां पर से खरीदता था। हालांकि एरमेंट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, पर धोखे से बात करते हुए वो कार्ल को ये बात तो बता देता है कि अभी के लिए ड्वाइट अपने साथियों के साथ गवर्नमेंट के विंड एनर्जी वाले प्रोजेक्ट को देखने के लिए गया था। अब ये बात जानने के बाद कार्ल तो वहां पर से निकल गया था, मगर कार्ल के वहां पर से जाने के बाद एरमेंट को ये बात तो समझ आ गई थी कि कहीं ना कहीं उसने कार्ल को इस बारे में बताकर बहुत ज्यादा गलत करा है। खैर, अभी तक चिकी भी अपने साथियों के साथ मिलकर ड्वाइट को खत्म करने का प्लान बनाने लग गया था, जहां पर वो नशे करते हुए धोखे से अपने साथियों के सामने ऐसी बातें भी रिवील कर देता है, जिससे उसके दोस्तों को ये बात तो समझ आ गई थी कि असल में उनके असली गैंग के लीडर रॉक की जान किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे चिकी ने ही ली है। लेकिन अभी के लिए वो इस बारे में चिकी के सामने कुछ भी नहीं कहते और चिकी वहीं पर नशे में धुत होकर सो जाता है।
वहीं दूसरी तरफ तुलसा में गुडी को उसके घर के बाहर वापस से वही गाड़ी दिखाई देती है जो कि सुबह के टाइम पर उसका पीछा कर रही थी। तो गुडी उसको देखने के बाद इस बार उसके ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेते हुए उससे सब कुछ जानने की कोशिश करता है, मगर बाद में उसके सामने ये आता है कि वो गाड़ी असल में एक कोरियर बॉय की थी जो कि उसी एरिया में डिलीवरी का काम करा करता था। इसीलिए गुडी तब उसको छोड़कर वापस से अपने घर में आ जाता है। आगे थोड़ी ही देर में ड्वाइट उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां पर उसे आकर वहां के फार्म के मालिक से डील करनी थी, और वो असल में एक बहुत ही बड़े ट्राइब का लीडर था और वहां पर मौजूद सारी की सारी जमीन उसके ही नाम पर थी। तब उस बंदे यानी कि मैड हेड से बातें करते हुए शुरुआत में तो ड्वाइट को उसकी डील सही नहीं लग रही होती, क्योंकि वो आगे चल के ड्वाइट को होने वाले प्रॉफिट का लगभग 20% हिस्सा मांग रहा था। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इस तरह के बिजनेस को समझने में ही उन्हें लगभग 2 साल का टाइम लगने वाला था। इसीलिए तब ड्वाइट अपनी तरफ से डील को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और वो पहले साल में उन्हें सिर्फ 10% देने वाला था, और उसके बाद फिर वो दूसरे साल में 12.5% देता, तीसरे साल में 15%, और इसी तरह से 5 साल में वो पूरे 20% पर आ जाते। अब ये बात सुनने के बाद मैड हेड भी इस पर मान जाता है और ड्वाइट फिर उससे वहां पर मौजूद टर्बाइंस को सही करने की बात करके वहां पर से जाने लगता है। खैर अब वापस आते समय ड्वाइट ने सबको ये बात भी बताई कि असल में इधर का सारा बिजनेस जोना संभालने वाली थी, क्योंकि बचपन में अपने स्कूल टाइम पर वो बहुत ज्यादा नशा करा करती थी और उसी समय से उसे ड्रग्स बेचने में महारत हासिल थी। ये बात जानने के बाद सब लोग बहुत जोर जोर से हंसना चालू कर देते हैं, और अभी के लिए ड्वाइट ने ये चीज भी डिसाइड कर ली थी कि वो मिच के साथ टोनी के पास जाकर उसके शोरूम और गराज को भी खरीद लेगा। इसीलिए ड्वाइट वहां पर से सीधा मिच के साथ टोनी के शोरूम में चला जाता है, जहां पर शुरू में तो टोनी उन्हें अपने शोरूम का बहुत ज्यादा प्राइस बता रहा था, मगर बाद में टोनी से बात करके ड्वाइट और मिच को ये चीज समझ में आती है कि पहले के टाइम पर टोनी ने उस लाइसेंस को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगाए थे, और उस अकेले लाइसेंस के दम पर वो लोग पूरी कंट्री के अंदर 200 से भी ज्यादा शोरूम खोल सकते थे। तब ये डील ड्वाइट को बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो टोनी से मिच को 1 साल के अंदर सारा का सारा काम सिखाने को बोलता है, और साथ ही उसने टोनी को मिच के नाम पर पेपर रजिस्टर करवाने को भी बोल दिया था। वहीं दूसरी तरफ बिल अभी कार्ल की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो चिकी के नंबर पर कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर उस समय पर भी नशे में बंद चिकी सो रहा था। इसीलिए साइमन तब उसके फोन को रिसीव करते हुए खुद बिल से बात करता है और वो लोग कहीं पर मिलने का डिसाइड करते हैं ताकि वो ड्वाइट को मारने के लिए कोई प्लान बना सके। वहीं जैसे कि जैकी ने अभी अपने फार्म में चोरी करने वाले 2 बंदों को पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो कार्ल के साथ उनके पास पहुंच जाता है, और साथ ही तब ये बात भी समझ आती है कि असल में जैकी उसी चाइनीज गैंग का लीडर था जो कि चाइना से इलीगली तुलसा के आसपास के गांव में आकर गांजा उगाने का काम करा करते थे और बाद में उस जगह को पूरी तरह से हड़प लिया करते थे। हालांकि जैसा कि कार्ल ने जैकी को बहुत ज्यादा हड़काया था, और उसके बावजूद भी अभी जैकी ने उसको कुछ भी नहीं कहा था, तो वो कार्ल का गुस्सा उन्हीं 2 बंदों के ऊपर निकालते हुए उन्हें कार्ल के सामने ही जान से मार देता है। जिसके बाद उसने सभी लोगों के सामने ये चीज भी अनाउंस कर दी थी कि आगे से कोई भी उसे उसके बिजनेस में एडवाइस देने की कोशिश नहीं करेगा, और अगर उनमें से किसी ने भी उसको धोखा देने की कोशिश करी तो उन सभी लोगों को जान से मार देगा। ये देखने के बाद तो कार्ल की भी फट के 4 से 64 हो जाती है, और उसको समझ आ गया था कि कहीं ना कहीं जैकी ने ये सारी की सारी चीजें उसकी वजह से बोली हैं। खैर अभी के लिए जैकी तो वहां पर से चला गया था, मगर कार्ल के चेहरे से डाउनलोड पेंडिंग वाली फीलिंग अभी भी नहीं गई थी। खैर अब अगले दिन ड्वाइट टीना के साथ टीना के बच्चों का एडमिशन कराने के लिए तुलसा के सबसे बेस्ट स्कूल में जाता है, जहां पर जाने के बाद उसने टीना के बच्चों का एडमिशन तो वहां पर करवा दिया था, मगर काफी लंबे समय से किसी स्कूल के अंदर दाखिल न होने की वजह से उसे स्कूल के रूल सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बुद्धि अभी के लिए जिमी और साथी जोना के साथ विन एनर्जी वाले फार्म की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा था। उस समय पर बुद्धि के स्टोर पर काम करने वाली ग्रेस नाम की औरत भी उसके साथ जाकर उसकी मदद करना चाहती थी, मगर अभी के लिए बुद्धि उसको अपने पास मौजूद एक रिवॉल्वर देकर शॉप पर ही रहने को बोलता है ताकि वो वहां पर रहकर सिक्योरिटी का ध्यान रख सके। वहीं दूसरी तरफ मिच भी अभी कार के बिजनेस को संभालने के लिए टोनी के पास आया हुआ था, जहां पर उसे टोनी की सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में भी पता चलता है कि असल में वो लोगों को गाड़ी बेचने के लिए उनके इमोशन का ध्यान रखा करता था। जैसा कि अमेरिका की हिस्ट्री की वजह से वहां के ज्यादातर लोग अपने आप को काउबॉय के रूप में देखना बहुत ज्यादा पसंद करते थे, इसलिए उसने एक नकली घोड़े पर बैठकर अपना एक कमर्शियल बनाया हुआ था जिसमें वो किसी असली काउबॉय की तरह उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए कन्विंस करा करता था। साथ ही तब वो मिच को कस्टमर को थोड़े से ऑफर देने के बारे में भी बताता है कि वो गाड़ी की रिपेयरिंग के टाइम पर उसे फ्री में वॉश भी करवा दिया करते थे, और ये चीज सच में कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद आती थी। तो मिच को भी ये सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और अब वो भी गाड़ियों को बेचने के नए नए तरीकों के बारे में अच्छे से जान रहा था। वहीं जैसा कि साइमन और साथ ही उसके दोस्त को ये बात समझ आ गई थी कि चिकी ने ही असल में उनके असली बॉस द रॉक को जान से मारा था, तो वो इस बात की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। अभी तक चिकी को ये बात भी पता चल गई होती है कि साइमन ने बिल के साथ मिलने के लिए एक मीटिंग फिक्स करी है जिसमें वो ड्वाइट को भी बुलाने वाला है। तो सबसे पहले तो साइमन के पास आकर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने ये मीटिंग उससे बिना पूछे फिक्स करी थी,
मगर साइमन के हिसाब से ड्वाइट और साथी बिल की लड़ाई की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था और शायद उन्हें मीटिंग करके सभी चीजों को शॉर्ट कर लेना चाहिए था। तब चिकी इस मीटिंग को करने के लिए मान तो जाता है, मगर अब उसने साइमन को साफ धमका दिया था कि वो आगे से उससे बिना पूछे कुछ भी ना करे। तब साइमन भी इस पर मान गया था और अभी के लिए वो ड्वाइट की मीटिंग में आने के बारे में बताने के लिए बिल को कॉल करता है, जो इस बारे में जानने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आकर साइमन को उल्टा सीधा बोलने लग गया था, क्योंकि अभी के लिए वो वैसे भी ड्वाइट से किसी भी तरह की डील नहीं करना चाहता था और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ड्वाइट से अपने आदमी की मौत का बदला लेने का भी जुनून सवार था। तब साइमन तो थोड़ा सा डर रहा होता है, मगर उसी समय पर चिकी उससे फोन को छीनते हुए सीधा बिल को मीटिंग की डेट बताकर कॉल को काट देता है, जिसके बाद वो साइमन को समझाने लग गया था कि किसी भी तरह की मीटिंग को फिक्स करने के लिए उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सीधा डेट बतानी होती है। वहीं कहीं ना कहीं अभी के लिए टाइसन भी चाहता था कि ड्वाइट बिल और उसके साथियों को और ज्यादा मारे, ताकि वो बिल को इस बात का एहसास दिला सके कि उसने ड्वाइट के ऊपर हमला करवाने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती करी है। लेकिन ड्वाइट तो इसके लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़ा वैसे भी पसंद नहीं था और उसके हिसाब से उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैटर को बातें करके सॉल्व करना चाहिए था। खैर अब इसके बाद वो सीधा टाइसन के साथ खुद भी फार्म को देखने के लिए जाने लगता है, जहां पर पहले ही बुदी और साथी जिमी पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने बुदी के ही माल को फूंक कर टरबाइन को सही करने का काम भी चालू कर दिया था। इसीलिए तो वहां की प्रोग्रेस को देखकर ड्वाइट को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और अब वो रात के समय में मिच के कसिनो में आकर अपने बाकी सारे साथियों के साथ अपने गाड़ी वाले बिजनेस के लिए नाम डिसाइड करने लगता है। उस समय पर ड्वाइट ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि वो मिच के गाए हुए सॉन्ग को अपने कमर्शियल्स में यूज करेगा, जिससे मिच को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं मिच का बचपन से ही ये सपना था कि वो अपना खुद का बैंड बनाकर लोगों के सामने अच्छे से परफॉर्म करे। फिर अब इसके अगले दिन ड्वाइट मार्गरेट से मिलने के लिए उसके रेंच पर जाता है, जहां पर वो खुद तो रेंच के अंदर चला गया था, मगर उस समय पर टाइसन एडमंड के पास जाकर उससे इस हफ्ते का हफ्ता मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको इस बारे में नहीं पता था कि एडमंड तो पहले से ही ड्वाइट को 1 साल तक का हफ्ता दे चुका है। मगर अभी के टाइम पर जैसा कि एडमंड ड्वाइट के अलावा किसी से नहीं डरा करता था और साथ ही अब तो उसके पास कार्ल का भी सपोर्ट था, इसीलिए वो अभी के लिए टाइसन को ड्वाइट का उबर ड्राइवर बोलते हुए उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है और वहां पर से चला जाता है। अब वैसे तो ये बात टाइसन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, मगर वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। वहीं ड्वाइट अभी के लिए मार्गरेट के पास जाकर पहले तो रात में उसे डेट पर चलने को बोलता है, जिस पर मार्गरेट मान गई थी और साथ ही अभी ड्वाइट उससे ये भी जानना चाहता था कि कार्ल उससे इतना ज्यादा चिढ़ता क्यों है। और तब जाकर मार्गरेट उसको बता देती है कि असल में कार्ल अपने बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और साथ ही कहीं ना कहीं उसका ड्वाइट से चिढ़ने का रीजन ये भी था कि वो मार्गरेट को बहुत ज्यादा पसंद करता था, पर मार्गरेट को तो ड्वाइट पसंद आ गया था। तो मार्गरेट से थोड़ी देर और बात करने के बाद ड्वाइट को ये बात भी पता चलती है कि असल में पहले के टाइम पर कार्ल बिल और उसके साथियों के साथ ही काम करा करता था, मगर बाद में उसने अपना खुद का एम्पायर बनाने के लिए चाइनीज लोगों के साथ काम करना चालू कर दिया था। अब वो लोग सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थे। हालांकि ये बात जानने के बाद तो ड्वाइट को भी थोड़ी सी टेंशन होने लगती है, मगर वो मार्गरेट के सामने बस उससे थोड़ा सा फ्लर्ट करके वहां पर से बाहर चला जाता है। तब बाहर उसकी मुलाकात कार्ल से हो जाती है, जो कि असल में वहां पर एडमंड से मिलने के लिए आया था, लेकिन ड्वाइट को देखने के बाद वो ड्वाइट की बेइज्जती करना चालू कर देता है। पर तब ड्वाइट भी उसको बहुत ज्यादा उल्टा सीधा सुनाता है, जो सुनने के बाद तो कार्ल के कान के साथ साथ उसके दूसरी जगह से भी खून आने लग गया था और अभी के लिए उसके कुछ बोलने से पहले ही वहां पर मार्गरेट अपनी गन लेकर आ गई थी, जो कि तुरंत ही कार्ल और ड्वाइट दोनों को ही वहां पर से बाहर जाने को बोलती है। तब कार्ल खुद तो गुस्से में वहां पर से चला जाता है, मगर ड्वाइट तो अभी एक बार वापस से जाकर मार्गरेट के साथ फ्लर्ट करने लग गया था, जिससे मार्गरेट को हंसी आ जाती है। फिर अभी के लिए साइमन ने गुडी को कॉल करके ड्वाइट से मीटिंग अरेंज करवाने को बोला था, जो कि शुरुआत में तो गुडी को काफी ज्यादा अजीब लगता है, मगर बाद में जब वो ड्वाइट को कॉल करके उससे इस बारे में बात करता है तो ड्वाइट उस समय पर कुछ सोचने के बाद मीटिंग में जाने के लिए मान गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बिल से भी फायदा निकलवाने के बहुत सारे रास्ते थे। खैर कॉल को काटने के बाद गुडी जब मिच के लॉकर वाले रूम में जाता है तो उसकी आंखें तो एकदम फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मिच का कसिनो का बिजनेस होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था और वहां पर बड़े बड़े नोटों की गड्डियां तो कबाड़ की तरह पड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने फॉर्म पर जाकर कार्ल सबसे पहले तो वहां पर काम करने वाले लोगों को कुछ हथियार देता है, जो देने के बाद वो उन्हें वहां पर से कहीं पर भेजने लग गया था, जिसके बारे में जब जैकी भी उससे जानने की कोशिश कर रहा था तो कार्ल उसको भी कुछ भी ना बताते हुए उसे उल्टा सीधा बोलता है और वहां पर से चाइनीज लोगों को ड्वाइट का एक बहुत ही भारी नुकसान करने को भेज देता है। जिसके बाद वो सारे के सारे भी तुरंत ही ड्वाइट के फॉर्म पर जाकर वहां पर मौजूद टर्बाइन्स को पूरी तरह से बर्बाद करने लग गए थे, जिस दौरान उन्होंने बुदी और साथ ही जिमी के ऊपर अटैक करना भी चालू कर दिया था। लेकिन वक्त रहते जिमी तुरंत ही अपने फोन के पास पहुंचकर ड्वाइट को इस सब की खबर दे देता है, जिससे ड्वाइट तुरंत ही बिगफुट और साथ ही टाइसन के साथ वहां पर आकर सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लग गया था। जिस दौरान वो तो सभी लोगों को बुरी तरह से मार ही रहा था, मगर बिगफुट तो वहां पर अकेला ही 2 या 3 बंदों के ऊपर भारी पड़ रहा था।
तो वो सारे के सारे मिलकर उन चाइनीज लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं, जिस दौरान चाइनीज को तो ये बात भी समझ आ गई थी कि चाइना का माल इतना ज्यादा क्यों नहीं टिकता। फिर ये बात समझ आने के बाद वो तुरंत ही वहां से दुम दबाकर भागना चालू कर देते हैं, जिस दौरान एक बंदे को बिगफुट ने जैसे तैसे धर दबोचा था। और अभी के लिए ड्वाइट उसको मारकर ये बात तो पता कर लेता है कि असल में उन लोगों को कार्ल ने यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए भेजा था। ये बात जानने के बाद ड्वाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, मगर अभी के लिए वो क्या करेगा। और जब उसकी मीटिंग बिल और साथी चिकी के साथ होगी तो उस समय पर वो बिल से अपना फायदा कैसे निकलवाएगा और साथ ही वो धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को बड़ा कैसे करेगा। ये सारे के सारे सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा हैं, मगर वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इन सभी सवालों के जवाब आपको जल्दी ही इसके लास्ट पार्ट में जानने को मिलेंगे। मगर क्या आप लोग इसके लास्ट पार्ट को देखना चाहते हो या फिर मुझे इस सीरीज की कहानी को छोड़कर कुछ नया चालू करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। और हर बार की तरह अगर इस सीरीज के लास्ट पार्ट को 100 लोग भी देखना चाहेंगे तो उन 100 लोगों के लिए भी इसके लास्ट पार्ट को जरूर लेकर आया जाएगा। बाकी मैं इस बात को जानता हूँ कि मैंने यही पार्ट लाने में काफी ज्यादा देर कर दी है, क्योंकि असल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी और उस टाइम पर कोई भी काम करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मगर अभी के लिए मैं वादा करता हूँ कि आगे के पार्ट जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगा और आप लोगों को अब आगे भी किसी वीडियो के लिए ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।